ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी तक साफ साफ पहुंच रहा होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? लेट मी चेक माई सेल्फ। आवाज़ जा रही है साफ साफ? ठीक है, आवाज़ जा रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा चल रही है। ओके, सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग कैनाल इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं। जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कैनाल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल हमने देखा, कितने टाइप के कैनाल हैं, अलाइनमेंट के बेसिस पे या किस टाइप के सॉइल पे आप बना रहे हो, किस टाइप के सॉइल का एक्सकवेशन करके आप कैनाल को बना रहे हो, उस बेसिस पे अभी हमने क्लासीफाई करके देखा। आज हम लोग जो मेन टारगेट हमारा जो रहेगा लॉसेज इन कैनाल, यानी कैनाल में कितने टाइप के लॉसेज हो सकते हैं या होते हैं उन पे बात करेंगे। क्योंकि जब आप कैनाल की डिजाइनिंग करने जा रहे हैं तब ये भी जानना जरूरी है कि उसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो वाटर किस तरीके से फ्लो करने के अलावा लॉसेस के फॉर्म में चला जाएगा, सीपेज, इवेपोरेशन एटसेट्रा जो भी हो सकता है, उन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा क्या है कि जो हमने कल किया था क्लासिफिकेशन दिया किया था कल, और कल किया था हमने ग्रॉस कमांड एरिया, कल्ट्रेबल कमांड एरिया, और उसमें भी दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया था कि कल्ट्रेबल बट नॉट कल्टिवेटेड, और एक कल्ट्रेबल था। तो हम लोगों ने इसके अलावा एक और चीज पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब सीसीए के यानी कल्ट्रेबल कमांड एरिया के कितने पार्ट पे, कितने परसेंटेज एरिया पे आप जो है इरिगेशन कर रहे हो उस कैनाल वाटर से, इरिगेशन वाटर से, उसे बोला जा रहा था इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो उस पर न्यूमेरिकल भी एक दो छोटे छोटे देखेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। कम टू द क्वेश्चन। कल आपने अगर क्वेश्चन क्लास किया है, पहले तो लाइक कर दीजिए, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इतना अच्छा सेशन जा रहा है तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द इरिगेशन during the irrigation of a field, the 60% area in Kharif season and 50% area in Rabi season remains unirrigated. Then calculate intensity of irrigation. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपसे कैलकुलेट करने को बोला है। बहुत सिंपल सी बात मैंने तो पूछ दी है। क्या था इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, याद है आपको? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यानी कितना परसेंट हिस्सा या कितना हिस्सा, किसका कितना हिस्सा मैं बोल रहा हूँ, सीसीए का आप इरिगेट कर रहे हो, उसी को इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोल रहा हूँ। तो रिमेन्स अनइरिगेटेड दे रखा है आपको, यानी जो जिसका इरिगेशन नहीं हो रहा है वो एरिया आपको दे रखा है। दैट इज 60% इन खरीफ सीजन और 50% एरिया इन रबी सीजन। तो 60% अगर अनइरिगेटेड है तो 40% क्या होगा यहाँ पे, टोटल 100% में 40% क्या होगा, इरिगेटेड एरिया होगा। यहाँ पे 50% एरिया अनइरिगेटेड है, तो यानी इरिगेशन कितने पे होगा, 50% एरिया पे। और इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो होता है वो इरिगेटेड एरिया का पार्ट होता है। तो 40% खरीफ सीजन में इरिगेशन हुआ है और राबी सीजन में कितना हुआ है, 50%। तो ये आ जाता है आपका एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इसे क्या बोलते हो आप, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये तो एक सीजन का हुआ ना, खरीफ का केवल पूछता तो क्या जवाब आता आपका, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ सीजन का कितना होगा, 40%। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन राबी सीजन का कितना होगा, 50%। अगर पूरे साल का पूछा जाए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना होगा, 40 + 50 90%। क्या एनुअल, अब यहां से पॉइंट भी कंक्लूड करके बता सकते हैं आप, क्या एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 100% से ज्यादा हो सकता है? यस, इट मे बी।
100% या 100% से कम या 100% से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अगर 100% से ज़्यादा है तभी एक अच्छा इरिगेशन स्कीम आपने बना रखा है ऐसा माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 100% से ज़्यादा एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कुछ ही राज्यों में है इंडिया के। अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे इरिगेशन स्कीम में, हर एक स्टेट में। थोड़ा बहुत जो बेटर आपको दिखेगा भी वो पंजाब में दिखेगा। अभी फिर भी आपको बहुत काम करना है इरिगेशन स्कीम पे, यानी एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जो 100% से ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए। क्लियर हो गई बातें यहाँ से? दूसरे क्वेश्चन पे आए। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है द सीसीए, डेटा लिख लिया जाए। द सीसीए ऑफ कल्टिवेबल कमांड एरिया ऑफ अ कैनाल इज 2 into 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर विथ इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन यानी इस सीसीए के कितने परसेंट पार्ट पे इरिगेशन हुआ है? 40% पार्ट पे। कैलकुलेट द पीक डिस्चार्ज, लो पीक डिस्चार्ज पूछ रहा, ध्यान देना, ऑफ अ कैनाल इफ द कोर पीरियड दे रखा है 4 वीक एंड कोर डेप्थ कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या किया जाए, अटेम्प्ट करिए। अरे कुछ कमेंट वगैरह करोगे कुछ? सही जा रहा है? चलो बताओ कैसे क्या किया जाए। कोर पीरियड या कोर वाटरिंग जब करते हैं तो याद है आपको, कोर वाटरिंग में मैंने क्या बताया था, जिस टाइम पे कोर वाटरिंग कर रहे हैं उस टाइम पे सबसे ज्यादा, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा डिस्चार्ज की जरूरत होती है, तो उसी टाइम पे जो डिस्चार्ज निकालोगे वही डिस्चार्ज क्या होगा? पीक डिस्चार्ज होगा। अब पीक डिस्चार्ज आपको निकालना है। कोर पीरियड दे रखा है, कोर डेप्थ दे रखा है। मैंने आपको ये भी बोला था कि कोर डेप्थ कोर पीरियड एनालॉगस होता है किसके? बेस पीरियड और डेल्टा के। यानी आप डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी अपॉन ड्यूटी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बस डेल्टा की जगह कोर डेप्थ रख दीजिए, बी की जगह क्या रख सकते हैं आप? बी की जगह कोर पीरियड रख लीजिए, तो वो उसके एनालॉगस है इसलिए इसे रख सकते हैं। तो वही चीज अप्लाई करेंगे हम लोग। अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं तो क्या था? ड्यूटी इज इक्वल टू क्या था? एरिया अपॉन डिस्चार्ज था। इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? अगर सेंटीमीटर में है डेल्टा तो 864 बी अपॉन डेल्टा, डेल्टा अगर मीटर में रहता तो 8.64 लिख लेते हैं हम लोग। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कोर डेप्थ दे रखा है, कोर पीरियड दे रखा है, एरिया, अच्छा एरिया पहले निकालिए आप एरिया निकालिए। एरिया अगर देखिए एरिया पता चल ही जाएगा, हमें डिस्चार्ज निकालना है तो ड्यूटी निकाल करके दे दीजिएगा, एरिया ड्यूटी दोनों रख करके पिक डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ड्यूटी इस वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिए, काम खत्म हो गया आपका। चलिए तो पहले एरिया तो बताइए, एरिया कौन सा एरिया में बात कर रहा हूँ? जिसपे इरिगेशन होगा। इरिगेटेड एरिया कितना होगा? पूरा सीसीए जिसपे कल्टीवेशन हो सकता है वो एरिया तो 2 into 10 की पावर 8 है मीटर स्क्वायर, लेकिन पूरे पे इरिगेशन थोड़ी ना हो रहा है, उसके कितने परसेंट हिस्से पे हो रहा है? 40% हिस्से पे हो रहा है। तो बस यही एरिया चाहिए जिसपे इरिगेशन हो रहा है, तो इरिगेटेड एरिया लिख लीजिए, इसे कंफ्यूजन ना हो। तो इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा आपका? इसका 40%। इसका 40% अगर आप निकालोगे तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 0.8 into 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया निकल करके आ गया। ठीक है, हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लें क्या? हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे अगर आप, ये देखिए ये 8 है, 10 की पावर 4 से डिवाइड किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया? हेक्टेयर में। तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.8 इंटू 10 की पावर 4 हेक्टेयर में आ गया, बात खत्म। अब ये एरिया आ गया, अगर एरिया पता चल गया, अब मुझे डिस्चार्ज निकालना है, अब ड्यूटी बस बता दो आप मुझे, काम मेरा हो जाएगा। तो ड्यूटी इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो, क्या दिक्कत है? इससे तो दिखता नहीं है, तुम बोलते हो इससे दिखता है, तो इससे लिखते हैं। ड्यूटी इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डेल्टा। अब यहाँ आपको ड्यूटी पता करना है। 864 बी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कोर पीरियड हुआ 4 वीक,
किस में लेते हैं, डेज में लेते हैं हम लोग। तो डेज में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 28 डेज हो जाएगा। डेल्टा कोर डेप्थ के बराबर होगा, ये किस में लिया जाएगा, 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला है तो 14 सेंटीमीटर में लिया जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 7 2 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8 1728 हेक्टेयर पर क्यूबिक आ जाएगा ये ड्यूटी। चलिए ड्यूटी भी आ गया, अब इसमें फुट करिए, आंसर आ गया। तो डिस्चार्ज जो निकल करके आएगा ये पीक डिस्चार्ज निकल करके आएगा, क्योंकि कोर डेप्थ कोर पीरियड की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पीक डिस्चार्ज ही तो होता है। तो एरिया अपॉन ड्यूटी कर दीजिए। एरिया आपने निकाल लिया हेक्टेयर में, 0.8 इंटू 10⁴ हेक्टेयर अपॉन ड्यूटी भी निकाल लिया 1728 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो भी डिस्चार्ज होगा वो किस में आ जाएगा, आपका क्यूबिक में आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, ये आ जाएगा 0.8 इन डिवाइड बाई 1728 इंटू 4.629 आ जाएगा, 4.629। एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, 4.629 आएगा क्यूमेक। ये पीक डिस्चार्ज निकल करके आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? चलें आगे, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्या, थर्ड क्वेश्चन होगा ना, थर्ड क्वेश्चन, और ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर हम लोग लॉसेस स्टार्ट करते हैं। द फील्ड चैनल हैज सीसीए ऑफ 2000 हेक्टेयर। फील्ड चैनल हैज सीसीए, सीसीए कितना, कल्टिवेबल कमांड एरिया कितना है, 2000 सीसीए। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर ग्राम एंड कॉटन, अच्छा दो टाइप के क्रॉप हैं। तो ग्राम के लिए 30% है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन और क्रॉप के लिए 50% है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। कैलकुलेट द पीक डिस्चार्ज। पीक डिस्चार्ज पूछ रहा है, कोर डेप्थ कोर पीरियड दे रखा है। तो यहां से फिर से वही बात होगा, जो निकल करके आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका पीक डिस्चार्ज ही आएगा, क्योंकि कोर वाटरिंग की बात कर रहे हैं, कोर वाटरिंग पे डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है, पहली बार करते हैं आप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राम, अच्छा ग्राम आपको याद है, कोई बताएगा मुझे क्या, कि ग्राम जो है वो किस सीजन का क्रॉप था, राबी सीजन का था, याद होगा शायद। तो इसके लिए एरिया कितना, पहले इरिगेटेड एरिया निकाल लिया जाए। इसके लिए दोस्त इरिगेटेड एरिया निकाला जाए तो कितना आएगा, जिस पे इरिगेशन होगा। टोटल तो 2000 हेक्टेयर है सीसीए। इंटेंसिटी, अब इसके कितने परसेंट एरिया पे इरिगेशन हो रहा है ग्राम के लिए अगर बात करेंगे तो 30%। 30% ही एरिया तो हमें लेना है, टोटल एरिया से क्या मतलब। तो 30% कितना हो जाएगा, 600, 3 दूना 600 हेक्टेयर हो गया, हेक्टेयर में है ना। ग्राम के लिए एरिया आ गया, ठीक। अब अगर बात करें, सेम प्रोसेस यूज करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था आपने। तो पहले ग्राम के लिए सारी चीजें कर लें हम लोग। तो ग्राम के लिए अब क्या होगा, ड्यूटी इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डेल्टा, ठीक है। 864 बी कितना दे रखा है, ग्राम के लिए केवल बात करें तो बी कितना दे रखा है, 18 दिन, दिन में दे रखा है तो 18 रख दो सीधे सीधे। डेल्टा सेंटीमीटर में देना होना चाहिए, हाँ ठीक है, 12 में रख दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हेक्टेयर पर क्यूबिक में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 864 इंटू 18 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक आ जाएगा, 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक आ जाएगा। यहां से अब आपको पीक डिस्चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो यहाँ से डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ड्यूटी। और ये देखिए ये पीक ही निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूटी यूज कर रहे हो किस टाइम का यूज कर रहे हो, कोर वाटरिंग का यूज कर रहे हो। तो एरिया तो आपको दे ही रखा है, एरिया कितना निकाला है आपने, 600 हेक्टेयर निकाला है आपने। ड्यूटी आपका कितना दे रखा है, 1296 हेक्टेयर पर क्यूबिक। सॉल्व करिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, पीक डिस्चार्ज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 1296। लेकिन एक ध्यान दिया आपने एक चीज, ये जो निकल करके आया पीक डिस्चार्ज, क्या यही आंसर हो जाएगा, 0.42629 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्या यही आंसर हो जाएगा। ये केवल ग्राम के लिए निकल के आया, एक क्रॉप के लिए निकल करके आया।
तो पीक डिस्चार्ज यानी जो कैनाल बनाया जा रहा है, अगर इतना डिस्चार्ज रखोगे तो इससे कौन सी खेती हो पाएगी, कौन सा क्रॉप आपका ग्रो कर पाएगा, केवल ग्राम ग्रो कर पाएगा। तो राबी के लिए कितना चाहिए ये भी बात कर लेते हैं हम लोग पहले। तो राबी के लिए पहले बात कर लेते हैं। राबी सीजन में कौन सा है, कॉटन है, सॉरी कॉटन नाम से दे रखा है, ये राबी सीजन में होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये राबी सीजन में ग्रो होता है। अब इसके लिए क्या दे रखा है आपको, कोर डेप्थ दे रखा है। पहले इसका फिर से इरिगेशन निकाल, इरिगेटेड एरिया निकाला जाए। इरिगेटेड एरिया इसके लिए कितना आएगा, इरिगेटेड एरिया कितना आएगा जिसपे इरिगेशन हो सकता है। टोटल सीसीए तो दे रखा है 2000 हेक्टेयर, और कितने परसेंट एरिया पे इरिगेशन हो रहा है, 50% पे। तो 50% केवल लेंगे आप इसका, यानी 1000 आ जाएगा हेक्टेयर। ये आ गया आपका एरिया। अब आपको फिर से क्या करना होगा, ड्यूटी निकालना होगा, सेम प्रोसेस। 864 बी अपॉन डेल्टा, सब सेंटीमीटर में डेल्टा दे रखा है इसलिए फॉर्मूला ले रहा हूं। 864 बी की वैल्यू यानी बेस पीरियड यानी कोर पीरियड, एनालॉगस होता है ना 18 दे रखा है, और डेल्टा कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसे सॉल्व किया जाए, अगर सॉल्व किया जाए तो 864 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 15, ये निकल करके आ जाएगा 1036.8 हेक्टेयर, 1036.8 हेक्टेयर। अब यहां से अगर डिस्चार्ज निकालोगे तो फिर से ड्यूटी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो यहाँ से डिस्चार्ज निकल करके आएगा, ये पीक ही निकल करके आएगा। तो ये एरिया अपॉन ड्यूटी, ये पीक किसके लिए, राबी सीजन के लिए। वो किसके लिए निकल करके आएगा, निकल करके आया था, वो खरीफ सीजन के लिए निकल करके आया था। तो एरिया आपका 1000 हेक्टेयर है, और ड्यूटी अभी आपने निकाला 1036.8 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ये यूनिट गलत लिख दिया क्या मैंने, तो 1000 डिवाइडेड बाई 1036.8, ये निकल करके आ जाएगा 0.9645 क्यूमेक। ये निकल करके आया राबी के लिए। अब बताओ कैनाल के लिए, अब आपसे पीक डिस्चार्ज पूछा है, कौन सा पीक डिस्चार्ज होगा, क्या ये वाला पीक डिस्चार्ज होगा जो ग्राम के लिए निकल करके आया 0.4629, या फिर ये वाला डिस्चार्ज होगा जो निकल करके आया 0.9645 जो कि राबी सीजन के लिए निकल करके आया। तो किस डिस्चार्ज के लिए कैनाल की डिजाइन करोगे आप, ध्यान देना, अगर दोनों अलग अलग सीजन के हैं तब मैक्सिमम वाले के लिए कैनाल की डिजाइन करनी होगी आपको। अगर दोनों अलग अलग सीजन के हैं, ये राबी का है ये खरीफ का है, तो अगर मैं डिजाइन कर दूंगा कैनाल को 0.9645 क्यूमेक के लिए, तो ये राबी सीजन में तो इरिगेशन हो ही जाएगा, और खरीफ में सॉरी खरीफ में तो हो ही जाएगा। ये भी राबी लिख दिया, ये भी राबी लिख दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉटन खरीफ है ना, ये खरीफ है। तो अब अगर इसमें खरीफ सीजन में तो इरिगेशन हो ही जाएगा, इतना पे डिजाइन किया तो, और राबी सीजन में इससे कम है तो उसका भी इरिगेशन हो जाएगा, तो दोनों हमारे फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन मान लो अगर दोनों जो क्रॉप दिए थे ग्राम और कॉटन अलग अलग सीजन के थे, अगर मान लो दोनों एक ही सीजन के रहते, ग्राम दे दिया और वीट दे दिया, मान लो जब दोनों एक ही सीजन के रहते तब दोनों से अलग अलग डिस्चार्ज आता, तो किस डिस्चार्ज को आप बोलते हैं। जब एक ही सीजन के दोनों क्रॉप रहेंगे तब पीक डिस्चार्ज कौन सा होगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। भाई एक ही सीजन में इरिगेशन करना है ना, तो डिजाइन हमको फिर उसी हिसाब से दोनों को जोड़ करके ही तो पानी भेजना होगा कैनाल में। अलग अलग सीजन का रहता तो जो मैक्सिमम वाला उसके हिसाब से डिजाइन करके पानी भेज देता, तो दोनों सीजन का काम चल जाता। सिंपल लॉजिक लगाना है आपको। तो यहाँ पे पीक डिस्चार्ज क्या होगा, यहाँ पे अब आंसर बताइए आप। तो पीक डिस्चार्ज आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.9645 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों में जो मैक्सिमम होगा उससे लिया जाएगा जब दोनों सीजन अलग अलग हैं, दोनों क्रॉप अलग अलग सीजन के हैं। जब दोनों क्रॉप एक ही सीजन के हैं तो दोनों जो डिस्चार्ज आएगा उसको जोड़ करके बताया जाएगा पीक डिस्चार्ज। क्लियर है बात, चले आगे, कोई दिक्कत इसमें, और पानी पी लिया जाए।
चलिए तो अब बात करते हैं लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनाल्स। कैनाल जो बना रहे हैं आप, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ये कैनाल अगर मैं बनाया हूँ तो इसमें जो वाटर का लॉस होगा मेनली वो दो टाइप से हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा भी बता देगा। इवेपरेशन लॉस, यानी ये जो पानी है यहाँ से इवेपरेट हो जाएगा। और दूसरा कौन सा लॉस होता है? इवेपरेशन तो कम होता है, सबसे खतरनाक जो लॉस होता है कौन सा होता है? सीपेज ही होगा। अब ये जो पानी होगा, अभी समझना जरा, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ मैं। ये पूरा पानी क्या हो जाएगा, सीप करके नीचे जमीन में चला जाता है। ये जमीन में चला गया। ये जो व्हाइट कलर वाला पानी दिख रहा है ये कौन सा हुआ? सीपेज लॉस हुआ, है कि नहीं? ये कौन सा लॉस हुआ? जो येलो कलर वाला दिख रहा है ये इवेपोरेशन लॉस हुआ। तो आपको भी लग रहा होगा इवेपोरेशन लॉस कम होता है इन कंपैरिजन टू सीपेज लॉस। तो दोनों एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला इवेपोरेशन लॉस है। पहला इवेपोरेशन लॉस, तो इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड वाटर जो है, इवेपोरेशन, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर चला जाता है, इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन लॉस। तो इसमें वाटर जो होगा, वाटर लॉस्ट बाय इवेपोरेशन, ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें कितना होता है अगर आप देखेंगे ना, तो टोटल अगर जो लॉस हो रहा है उसका 2 से 3% लॉस होता है इसमें। इट इज इन ऑर्डर टू in order to 2 to 3% ऑफ टोटल लॉस। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे ना तो मैक्सिमम में कितना परसेंट हो सकता है? मैक्सिमम 7% ऑफ टोटल लॉस। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता। यानी ये लॉस का जो अमाउंट है, इवेपोरेशन लॉस का जो अमाउंट है वो बहुत कम है अगर कंपेयर करेंगे। तो बाकी सारे लॉस कौन से हो रहे हैं? मैक्सिमम मेजर जो पोर्शन है वो सीपेज लॉस है। क्लियर है बात? इसमें से 2 से 3% हो रहा है और इसमें भी आप बोलोगे नहीं सर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो 7% तक मैक्सिमम माना जाता है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है। अब एक बात समझे हम लोग कि अगर ये इवेपोरेशन लॉस समझ रहे हैं तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन लॉस को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स affecting evaporation loss। सिंपल सी कहानी है, हर जगह पढ़े हुए हो, कोई नई चीज नहीं है इसमें। जैसे मैं पहला बोलूं, अगर टेम्परेचर ज्यादा है जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे आपका ये सिस्टम है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, पानी जा रहा है, वहां का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन लॉस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। यानी ये कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये बेसिक सी बातें हम लोग बता रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं। तो अगर मैं लिखूं इसको, तो इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे दिखा दे रहा हूं मैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन लॉस। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही इवेपोरेशन लॉस भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है बात? और कौन कौन से फैक्टर होंगे? जैसे वेपर प्रेशर, ये हम लोग हाइड्रोलॉजी में भी देखते हैं। वेपर प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा? वेपर प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना ही इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। हालांकि कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी पूछ सकते हैं। विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर से, इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस, जितना विंड का स्पीड बढ़ेगा, जितना तेज होगा उतना ही ज्यादा और आसानी से वो इवेपोरेट होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। और कौन कौन से फैक्टर हैं? 3 हो गए ना। चौथा फैक्टर अगर देखा जाए तो ह्यूमिडिटी। अब ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होता है हाइड्रोलॉजी में भी, तो आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको हाइड्रोलॉजी में भी कवर करने वाला। इरिगेशन खत्म करने के बाद हाइड्रोलॉजी शुरू करेंगे ना। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन लॉस। इसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, जिसमें सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है, वहां से रिलेट करके दिखाएंगे आपको। और कौन से फैक्टर हैं? सॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर कैनाल वाटर के अंदर सॉल्युबल सॉल्ट्स ज्यादा हैं तो इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। ये इनवर्स रिलेशन रखते हैं इनके साथ, तो इवेपोरेशन लॉस के साथ ही इनवर्स रिलेशन निकल करके आ जाएगा। क्लियर है बात? पहला समझ में आ गया इवेपोरेशन लॉस क्या है।
अब सीपेज क्या होगा, जो जमीन के नीचे सीप करके जा रहा है, वाटर सीप करके जा रहा है। लेकिन दोस्त सीप करके जो वाटर जाता है ना, वो दो तरीके से जाता है, दो तरीके से जाता है। इसे बोला जाता है एक परकुलेशन लॉस और एक बोला जाता है एब्जॉर्प्शन लॉस। देखो परकुलेशन लॉस क्या होता है और एब्जॉर्प्शन लॉस क्या होता है, एक एक करके समझो जरा। सीपेज लॉस, पानी जो नीचे जा रहा है उसमें दो तरीके से जा रहा है। मैंने क्या बोला सर, दो तरीके से जा रहा है। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक बोल रहा हूं मैं परकुलेशन लॉस और दूसरा बोल रहा हूं मैं क्या, एब्जॉर्प्शन लॉस। जरा इस बात को समझते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कैनाल बनाया मैंने, दोनों में कंपैरिजन करना जरूरी है ना, तो इसलिए फिगर बना दें प्रॉपर तरीके से। ये कैनाल बनाया मैंने, इधर भी ये सेम कैनाल है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर पानी भरा गया, कैनाल है ना, ये पानी है, इसके अंदर भी पानी है, दोनों में सेम पानी है। तो अगर ये जो पानी है, ये पानी जो है धीरे धीरे सीप करके, ये वाटर टेबल है नीचे, नीचे वाटर टेबल है, धीरे धीरे सीप करके अगर ये पूरा पानी वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है, ये कैनाल का वाटर सीप करते करते धीरे धीरे वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है, तो इस लॉस को क्या बोला जाता है, परकुलेशन लॉस। तो यहां से अगर आप देखोगे ना एक दोस्त, तो ये पूरा का पूरा जो ना, ये एक तरीके से सैचुरेशन क्रिएट हो गया, सैचुरेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, इसे सैचुरेशन बल्ब भी बोला जाता है, इसे सैचुरेशन बल्ब बोला जाता है, क्योंकि पूरा पानी से सैचुरेट हो गया, नीचे जा रहा है सीप करके, वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है, बीच में कहीं जगह ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, बस इसके इर्द गिर्द बस क्या होगा, एक सैचुरेशन बल्ब क्रिएट करेगा, नीचे नहीं, डायरेक्ट वाटर टेबल को ज्वाइन नहीं करेगा, ये वाटर टेबल को ज्वाइन नहीं करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉस। यानी आसपास के जो सॉइल हैं वो बस एब्जॉर्ब किए हैं मॉइस्चर को, इसमें पूरा जो है एक लेयर के थ्रू वाटर का ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी वाटर ट्रांसफर हो रहा है, जिस वजह से ये वाटर टेबल को सीधे कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पे एक सैचुरेशन बल्ब क्रिएट हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस, और दोनों क्या है, सीपेज लॉस ही है। तो अगर मैं लिखूं इस बात को, तो यहाँ पे ये बात लिख सकता हूं, it contributes directly, it contributes directly to water table, to water table। दूसरा पॉइंट इसमें ये भी हो सकता है, सराउंडिंग सॉइल्स गेट सैचुरेटेड, सराउंडिंग सॉइल्स गेट्स सैचुरेटेड। इसमें क्या होगा, इसमें देखोगे तो इसमें क्या होगा, एक सेक्शन में ही केवल जो है सैचुरेटेड जोन बन पाएगा। तो सैचुरेटेड जोन एग्जिस्ट, सैचुरेटेड जोन एग्जिस्ट अराउंड द कैनाल सेक्शन, अराउंड द कैनाल सेक्शन, सिंपल सी बात। अब अगर बात करें, अब अगर बात करें हम लोग, एक सेकंड, अब अगर बात करें कौन कौन से फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे सीपेज लॉस को, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीपेज लॉस, इस बात को भी समझ लिया जाए, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो सीपेज लॉस को अफेक्ट करेंगे। पहला, क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया जाए, एंड वेटेड पेरीमीटर, दोनों चीजें देख लें, अगर समझ रहे हो बात को क्या कर रहे हैं, यानी ये जो पीछे वाला फिगर देखो, ये वाला जो एरिया येलो कलर वाला, ये क्रॉस सेक्शन, अब इसको बढ़ा दो, तो जितना बढ़ता जाएगा उतना एरिया और मिलता जाएगा उसको सीपेज के लिए, तो उतना ही क्या होता जाएगा, आपका सीपेज लॉस बढ़ता जाएगा। यानी अगर ये बढ़ेगा तो सीपेज लॉस और बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है इनके साथ।
दूसरा अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। अगर सॉइल ऐसा लिया आपने जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो लॉसेस के चांसेस उतने ही क्या होंगे, बढ़ेंगे। आसानी से वाटर पास हो जा रहा है ना, तो सीपेज लॉस बढ़ेंगे। और कौन से फैक्टर देख सकते हैं, सिल्ट इन वाटर। अगर वाटर के अंदर सिल्ट है तो सीपेज लॉस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है, सिंपल सी बात है, कम हो जाएंगे। ये तो रोकेगा ना लॉस को। चौथा, फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर। अगर फ्लो वेलोसिटी वाटर का कैनाल के अंदर जो है वो ज्यादा है तो बताइए लॉसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे। अगर ज्यादा है फ्लो वेलोसिटी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर है बात। तो ये लॉसेस और थोड़ा न्यूमेरिकल हमने देख लिया, और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब मुझे शुरू करना डिजाइन ऑफ कैनाल, कैनेडी थ्योरी और लेसी थ्योरी। तो कैनेडी थ्योरी अभी स्टार्ट करूंगा तो फंस जाएगा बीच में। तो अब कैनेडी थ्योरी मंडे को मिलिए 1 बजे, पूरा डिटेल में कैनेडी थ्योरी कवर किया जाएगा और उस पर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। फिर उसके अगले दिन एक दिन पूरा केवल जो है दिन कवर किया जाएगा क्या, लेसी थ्योरी। कैनेडी थ्योरी हो जाएगा, लेसी थ्योरी हो जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको पता है कैनेडी और लेसी से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसलिए आपको ध्यान भी देना होगा। चलिए, गेट की तैयारी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी यही है, एड अंकल गेट की तैयारी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और इट हेल्प्स अ लॉट। आप लोगों की बहुत मदद होगी इससे, हमारी भी मदद, आपकी भी मदद। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक अच्छा सा आपको वीडियो मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि प्रॉपर तरीके से एक अरेंज्ड वे में कंटेंट मिलेगा, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के इसी तरीके से मिलेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और सारी ढेर सारी वीडियोस के साथ हम लोग आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।